हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और मैं हूँ एक स्विंग ट्रेडर। स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक्स बाय हैरी में। इस चैनल पर आपको स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रेकआउट, टेक्नो फंड एनालिसिस और भी कई सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है आवास फाइनेंशियर्स, जिसे आवास के नाम से भी जाना जाता है। एक जयपुर बेस्ड कंपनी है और इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में होम लोन प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले 3-4 सालों में रियल इस्टेट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनमें भी एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनमें अभी कितना फ्यूल अभी बाकी है। बट जैसा एक्सपर्ट आइडियाज़ लगा रहे हैं कि अभी भी इस सेक्टर में 10 से 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस सेक्टर को फोकस में ला रही है वो है आने वाले टाइम में होने वाले रेट कट। अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आरबीआई रेट कट करती है, जो कि हम इस साल में प्रेडिक्ट कर ही रहे थे, बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। बट हो सकता है कि दिसंबर तक 1 या 2 रेट कट हमें देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो इस सेक्टर में एक अच्छा मरीन फ्लो आएगा, जिससे ये सेक्टर और बूम करेगा। इस कंपनी ने 2018 से लेके 2020 तक एक अच्छी रैली दिखाई। फिर कोविड आने के बाद ये 800 तक के लेवल तक फॉल कर गया था। फिर उसके बाद ये इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 3200 तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिले। 800 से लेकर 3200 तक के लेवल हमें इसमें सिर्फ 2 साल में आते हुए दिखे। अब उसके बाद ये देखते हैं कि कितना फॉल हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई से कम करीब ये 60% तक फॉल कर चुका है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारे एंट्री लेवल्स क्या बनते हैं। और एंट्री लेवल देखने से पहले हमें इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही है, सेल्स ग्रोथ क्या रही है। तो टेक्निकल लेवल्स निकालने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है 13,600 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस चल रहा है 1721 के आसपास। कंपनी का हाई बनाया था 1980 के आसपास, और जो लो रहा है कंपनी का पिछले 52 हफ्तों का, 52 वीक्स का, 1300 के आसपास। स्टॉक का पी 26.9 है। स्टॉक पी देख के हम बेसिकली आइडिया लगाते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अगर ये स्टॉक का पी 180 से ऊपर रहता तो हम कंपनी को ओवर वैल्यूड ही कहते। बट ये भी हमें देखना पड़ता है कि सेक्टर कौन सा चूज़ कर रहे हैं हम। हालांकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का पी इतना ही रहता है। कंपनी का बुक वैल्यू है 477। डिविडेंड यील्ड 0 है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ऑलरेडी इतना फॉल कर चुकी है, वो डिविडेंड तो ना के बराबर ही देगी। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। आर ओ ई 13.9% है। आर ओ सी 9.91% है। ये भी थोड़े अच्छे ही हैं। कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखें, मैक्सिमम जब से कंपनी लिस्ट हुई है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी ने 2018 से लेकर 2020 तक एक अच्छी रैली दी थी। उस टाइम पे कंपनी का पी, जब का वो स्टॉक का प्राइस 3300 के आसपास था, 92 के अराउंड उसका पी था, और अर्निंग पर शेयर 13.46 थी। पी और अर्निंग पर शेयर में क्या होता है गाइस, अगर कंपनी का पी हाई है और अर्निंग पर शेयर लो है, मतलब कंपनी एक शेयर पे कितना पैसा, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसको हम ईपीएस कहते हैं। अगर ईपीएस उसका कम आ रहा है और पी बढ़ रहा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, उसके कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। अगर पी के साथ साथ ईपीएस भी बढ़ रहा है तो हम कंपनी की वैल्यूएशन फेयर कह सकते हैं उस लेवल पे। अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है और पी कम है तो उस लेवल पे तो कंपनी सही में ओवर वैल्यूड होती है, सॉरी अंडर वैल्यूड होती है। तो उस टाइम पे हम कंपनी को
इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से देख सकते हैं। फिर गैस 2020 में कोविड की वजह से कंपनी का पी 34 पहुंच गया था और EPS 31 के आसपास। जब उसने हाई लगाया था कंपनी का EPS था 13 रुपये। अब जब कंपनी ने 2020 में लो बनाया था 31 के आसपास उसका पी था। अब जो कंपनी का पी है वो है 26 और अर्निंग पर शेयर 64, जो कि कितना 4 to 5 टाइम्स हाई है उसके जो 2019 में जो उसका पी और EPS था उससे 4 से 5 गुना भी ज़्यादा है और पी कम है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो इसका मीडियन पी है 48.2, मतलब कंपनी का जो एवरेज पी जो होना चाहिए था वो 48.2 के आसपास होना चाहिए था, बट कंपनी का पी 26.9 है, 26.3 या 9 है, जो जो दिखाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन वाकई में ही कम है। बट अभी हमें पी देख के कंपनी जज नहीं करनी है, अभी हमें इसकी सेल्स ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही है उस चीज़ पे भी अभी हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स चेक करें। कंपनी एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखा रही है 22.8% की CAGR से पिछले 5 सालों से। जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 27.1% रही है पिछले 10 सालों की, और वर्किंग कैपिटल भी कम होती जा रही है, 29.6 डेज से 21.8 डेज हो चुकी है, जो कि एक अच्छी चीज़। कॉन्स पे अगर हम बात करें, कंपनी ट्रेडिंग कर रही है 3.61 अपनी बुक वैल्यू से। इसको ज़्यादा मायने नहीं देते क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू अक्सर कम ही रहती है। अगर उससे ज़्यादा भी कंपनी ट्रेड कर रही है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी मतलब प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है, कंपनी भी तो अपनी वैल्यू कुछ बनाएगी। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है बट वो डिविडेंड नहीं दे रही है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डिविडेंड तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, 13.9% के आसपास है पिछले 3 सालों से। माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 years -23.6%। जो कंपनी का जो मेन हाईलाइट है मेरे ख्याल से वो यही है कि प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में 23% अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दी है, मतलब 23% उन्होंने अपना माल बेच दिया है दूसरे इंस्टीट्यूशंस को या रिटेलर्स को या QIP के ज़रिए। अब अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें, जो कि इस कंपनी के साथ की जो कंपनीज हैं जो भी वो भी जो सेम काम करते हैं, अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो उसका पी चल रहा है 7.81 और मार्केट कैप 37,000 CR के आसपास है और डिविडेंड यील्ड भी देती है। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी 15 के आसपास पी के आसपास ट्रेड कर रही है। अदर हाउसिंग फाइनेंस जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है 22 के मल्टीपल पी पे वो ट्रेड कर रही है। कंपनी की जो मार्केट कैप है 16,500 करोड़, वो इस कंपनी से थोड़ी सी ज़्यादा है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 25 के पी पे ट्रेड कर रही है, 16,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और अगर हम इसका रिजल्ट्स पे आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पहले हम चेक कर लेते हैं। जो फंडामेंटल जब हम देखते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो हमें देखनी चाहिए उसके रिजल्ट देखने चाहिए कि कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसा किया क्वार्टरली। उसके बाद हम ईयरली रिजल्ट्स पे जाएंगे। कंपनी ने 2021 में रेवेन्यू जनरेट किया था 272 करोड़ के आसपास। फिर हम उसके नेक्स्ट ईयर अगर ईयर और ईयर पे हम इसको कंपेयर करें तो 272 के कंपैरिजन में 373 करोड़, जो कि अच्छा है। इंटरेस्ट 113 से 135 करोड़। एक्सपेंस जो कंपनी के खर्चे थे 97 से 97 के आसपास जा चुके थे। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 80 से लेके 121, बहुत अच्छी चीज़। मार्जिन देखते हैं, अगर फाइनेंस का मार्जिन 29% से लेके 34% मार्जिन बढ़ के आए। डेप्रिसिएशन भी 5 से 6 हो गई। जो उसका PBT था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले कंपनी ने जो ओवरऑल प्रॉफिट किया 75 करोड़ से लेके कंपनी 115 करोड़ पे पहुंच गई, बहुत अच्छी चीज़। जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया, अगर हम जून 2021 के क्वार्टर से लेकर जून 2022 के क्वार्टर तक की बात करें तो कंपनी ने जून 2021 में 60 करोड़ प्रॉफिट किया और जून 2022 में 89
मतलब कि मोटा मोटा 50% के आसपास कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ के आया, नेट प्रॉफिट जो है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आ, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, 7, 11, 14, 13, 16, अभी 15, 18, जो इस साल जो आए हैं 15 के आसपास आए हैं, जो मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर से मतलब कंसिस्टेंट ही हैं। नेट एनपीए की बात करें तो एनपीए ऑलमोस्ट स्टेबल है 0.7 के आसपास। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मार्च 2013 में कंपनी ने 18 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया, 2014 में 54, 2015 में 104, 2016 में 191, 2017 में 305, 18 में 500 करोड़ के आसपास, 19 में 700 करोड़, आपका मार्च में 900 करोड़, मार्च 2021 में 1100 करोड़ के आसपास। गैस यहाँ एक चीज़ देंगे, मार्च 2020 मतलब पूरे मार्केट के लिए सबसे क्रूशियल ईयर था। कंपनी ने उसके बाद भी अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस की है, 900 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बनाया, मतलब 200 करोड़ एक्स्ट्रा ही। फिर 2022 में भी 200 करोड़ ज़्यादा आया, फिर 2023 में भी 300 करोड़ ज़्यादा आया, और 2024 में 400 करोड़ से ऊपर आया। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट 7 से लेके जो अब ट्रेड कर रहा है 828 तक पहुंच चुका है, मतलब ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ा जा रहा है। एक्सपेंस कंपनी के खर्चों की बात करें 8 करोड़ से जो आज जो हैं 535 के आसपास हैं, जो कि हर साल 100 करोड़ के आसपास बढ़ते जा रहे हैं। अदर इनकम में हम देखें, अदर इनकम जो इस साल जो आई है 3 करोड़ के आसपास आई है, जो इससे पहले 1 या 2 करोड़ की इनकी अदर इनकम थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने 2013 में 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद 9 करोड़, 29 करोड़, 500 करोड़, 88 करोड़, 134 करोड़, 258 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़, 550 करोड़, और मार्च इस साल फाइनेंशियल ईयर तक 624 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया है। टैक्स निकालने के बाद कंपनी ने इस साल 491 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। तो मोटा मोटा ये है कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ती जा रही है, और जो मार्जिनस है, मार्जिनस भी पिछले 4-5 साल से तो स्टेबल ही है। अब बात करते हैं ईपीएस की। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का अगर ईपीएस ज़्यादा है, पीई कम है, तो कंपनी में हम इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। अगर ईपीएस बहुत ही कम है और पीई उसका बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए एक बार। 2013 में 0.69 ईपीएस था, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 8, फिर 9, फिर 13, फिर 22, फिर 31, फिर 36, फिर 45, 54, 62, और आने वाले अगले साल के लिए 64 के आसपास ईपीएस आ सकता है। तो ईपीएस भी आउटस्टैंडिंग बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी ने पिछले 10 साल में 44% की अगर से सेल्स की है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 54% पिछले 10 सालों में। बहुत ही कम कंपनीज हैं जिसमें ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल में 11% के अगर से घटता रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो प्रमोटर्स को ही पता होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टेबल ही है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के 2013 में इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ के आसपास इन्होंने लगाई थी, जो आज बढ़ते बढ़ते 79 CR के आसपास पहुंच चुकी है। जो कंपनी के रिजर्व थे 2 करोड़ से लेके लगातार बढ़ते रहे हैं, जो आज 3700 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और जो कंपनी की बोरोइंग है वो भी 150 करोड़ से लेके 12,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कंपनी ने उधार लिया हुआ है। इस सब्जेक्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं इनके लिए बोरोइंग करना एक अच्छा माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? जैसे कि एक बैंकों से जितना लोन लेंगे, सपोज़ करो कि इन्होंने 6% के रेट पे बैंक से लोन लिया और इन्होंने किसी कस्टमर को
9 या 10% के आसपास उसको फाइनेंस कर दिया। तो जितना मतलब बीच में आपका जो माइनस हो गया है वो 4% के आसपास निकल के आया। जो 4% जो होगा वो कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगा। तो जितना ये डेट लेंगे उतना ये प्रॉफिट करती है जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। आप HDFC का भी निकाल के देख लेना, HDFC हाउसिंग फाइनेंस का, उसका भी आपको जो डेट है इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जितना डेट लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये फाइनेंस लेवरेजिंग करती हैं कंपनीज कि बैंक से कम इंटरेस्ट पे पैसे उठा के कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दे देती हैं, और जो बीच में जो का निकल के आता है इंटरेस्ट माइनस हो के, वो इन कंपनीज का प्रॉफिट होता है। फिक्स एसेट की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट्स है, जो बढ़ते बढ़ते आज 116 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस, स्टार्टिंग में तो इन्होंने कुछ मतलब अपने इंफ्रा पे कुछ खर्च नहीं किया, बट आज 11 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 20 करोड़ था, आज 11 करोड़ के आसपास अपने इंफ्रा पे मतलब कहीं और पैसा लगा रहे हैं, अपने एसेट पे पैसा खर्च कर रहे हैं मेजरली। जो इन्वेस्टमेंट 182 करोड़ के आसपास के इनकी इन्वेस्टमेंट है। जो अदर एसेट हैं जो 2013 में 185 करोड़ थे, आज बढ़ते बढ़ते 16,200 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब आज जो टोटल एसेट कंपनी के निकल के आए हैं 16,500 करोड़ निकल के आ रहे हैं, और जो कि मार्च 2013 में 187 करोड़ थे। तो आप कंपनी की परफॉर्मेंस खुद आइडिया लगा लीजिए कि आज से 10 साल पहले कंपनी 187 करोड़ पर टोटल एसेट लेके बैठी थी, और आज कंपनी के पास 16,500 करोड़ के एसेट है। और कंपनी का जो EPS आज से 10 साल पहले 0.69 था, आज बढ़ते बढ़ते 64% पहुंच गया है। और जो प्रॉफिट कंपनी का 2 करोड़ था 2013 में, आज 10 साल बाद 500 करोड़ के आसपास पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। 500 करोड़ तो उन्होंने इसी साल रिपोर्ट किया है, और अगले साल शायद इससे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। शेयर होल्डिंग कंपनी की क्या कह रही है। सितंबर 2021 में प्रोमोटर जो थे 39.22% के आसपास स्टैंड करते थे, जो घटते घटते 26.47% तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा था कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है पिछले 3 सालों में 23.6% के रेट से। तो 39.22% से कंपनी 26.47% पहुंच चुकी है, यानी कि आप 13% के आसपास उन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की है। सितंबर 2021 में 39.8% के आसपास FIS थे, जो आज भी 35.88% अभी भी है। इन्होंने बीच में सितंबर 2023 में इन्होंने मतलब 35.49% थी, फिर 32.2%, फिर उसके बाद 3% और इन्होंने बढ़ा दिए। अगर पिछले 6 महीनों में 3% इक्विटी FIS के तरफ जा चुकी है। बात करें DIS की, सितंबर 2021 में 10% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे। उसके बाद पिछले 6 महीनों में दिसंबर 2023 में 15%, और अब मार्च 2024 तक 24% के आसपास स्टेक ले रहे हैं। मतलब कि 10% से लेके आज 24% तक पिछले 3 सालों में इन्होंने 14% और ऐड की है अपनी इक्विटी इस कंपनी में। तो FIS बढ़ते जा रहे हैं, DIS बढ़ते जा रहे हैं। बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक आज से 2 साल पहले 11% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे, जो आज 13% तक पहुंच चुके हैं। तो FIS, DIS और पब्लिक तीनों ही इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो नए टारगेट्स ब्रोकरेज निकाल रही है, जैसे इकरा ने भी टारगेट निकाला था यहाँ पे, अगर आप इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इकरा ने जो नया टारगेट इसका दिया था वो 2200 के आसपास दिया था 2000 से बढ़ा के। तो गाइस ये थी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस आवर्स फाइनेंसेस को लेके। फंडामेंटली तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो और कंपनी अच्छी पी पे हमें मिल रही है, मतलब वैल्यूएशन बहुत चीप है। और अब हम देखते हैं कि टेक्निकली कंपनी का क्या आउटलुक है। अब तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि कंपनी फंडामेंटली तो बहुत अच्छा साउंड कर रही है, कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और सेल्स भी बढ़ती हुई जा रही है। अब एक बार टेक्निकली हम समझ लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकली आउटलुक क्या है।
तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी ने 2022 में एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 3300 के आसपास, और वहाँ से कंपनी 60% तक के आसपास करेक्ट हो चुकी थी। फिर कंपनी ने एक 1300 के आसपास एक सपोर्ट बनाई और वहाँ से एक बाउंस बैक दिया। फिर कंपनी ने एक कंसोलिडेशन करी इस लेवल पे। फिर जैसे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने एक 2000 तक के लेवल में, 1900 आपके 90 तक के लेवल में इसमें देखने को मिले। फिर वहाँ से एक अपने इसी सपोर्ट को स्टॉक ने रीटेस्ट किया। अब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1720 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और उसके जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है 1680 के लेवल पे है। अगर ये यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा, और 1300 तक के लेवल में फिर इसमें वापस दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और जो इसकी अब अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो इसमें जो टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद, जो पहला टारगेट आएगा ये आपका 2000 के आसपास, जो नेक्स्ट टारगेट है 2400 के आसपास जो आएगा, फिर जो उसका ऑल टाइम हाई है, फिर तीसरा टारगेट हमें वहाँ तक देखने को इसमें मिल सकता है। हाँ, जो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो 1700 तक के मतलब अपना इस वाली सपोर्ट को अपना एसेंस मान के इसमें अपना ले सकते हैं ट्रेड। जो लॉन्ग टर्म है जो है, इसके बाद अगर ये 1300 का रेजिस्टेंस भी टूट जाता है तो कंपनी स्टॉक का जो चार्ट है वो वीक हो जाएगा। तो ये दोनों लोगों के लिए राय रहेगी, जो शॉर्ट टर्म पर्पस से देख रहे हैं इसको और जो लॉन्ग टर्म से भी इसको देख रहे हैं, तो दोनों के लिए लेवल चार्ट पे मेंशन है। और एक चीज़ और गाइस, इसमें हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने बेचने के लिए, ये सिर्फ सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों ये हमारी एनालिसिस स्टॉक को लेके, और भी कंपनीज़ का अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।